आज दोस्तों सचिन वाजे के पीछे किसका असली हाथ है उसको एक्सपोज कर ही देता हूँ। कुछ दिन से परेशान हो गया हूँ, न्यूज़ चैनल खोलता हूँ 2 मिनट के लिए भी तो सचिन वाजे एंटीलिया, न्यूज़पेपर में भी वही सिर्फ न्यूज़। 16 साल से जो पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंडेड था उसको कोरोना का हवाला देके फिर से बुला लिया जाता है काम पे और किसी तिगड़म से वापस से उसको क्राइम ब्रांच में नियुक्त किया जाता है, फिर से उसी पोस्ट पे जहाँ से वो बर्खास्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद अब वो रिपोर्टिंग करता है डायरेक्ट पुलिस कमिश्नर को, स्टेट के पुलिस कमिश्नर को, ना कि अपने सीनियर को। ठीक है, तो ये जो नियुक्ति हुई वापस से वो बिना स्टेट के होम मिनिस्टर के संज्ञान की कभी नहीं हो सकती। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट कि सारे लोग, जैसे कि इसने अपने लेटर बॉम्ब में सचिन वाजे जो है उसने ये एक्सपोज किया है कि जो स्टेट के होम मिनिस्टर है अनिल देशमुख हो गए, चाहे अजीत पवार हो गए या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गए आपके अनिल परब, ये सब मिलके इसके थ्रू फिरौती मंगवाना चाहते थे बाहर से, गुटखा वाले से, कॉन्ट्रैक्टर्स से, जो बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे, किसी तरह से ये लोग फिरौती चाहते थे उन लोग से। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि सब लोग सिर्फ इसे ही क्यों पकड़ते थे? हाँ, और इसने अपने आप को क्लीन चिट दिया है इस लेटर के तहत। तब कि 16 साल से जो बंदा सस्पेंडेड है वो मर्सिडीज़, BMW, इवन बाइक तक BMW की रखता है और प्राडो जैसी गाड़ियाँ अफोर्ड कैसे कर सकता है? वो भी एक पुलिस इंस्पेक्टर की भी अगर सैलरी हो तो कैसे अफोर्ड कर सकता है? वो उसका हिसाब सीधा सीधा समझ में नहीं आता है। तो ये तो पक्का है कि ये बंदा काले धंधे में, गोरख धंधे में लिप्त तो था। तभी सारे मिनिस्टर्स भी जो भी इनको अप्रोच किए सब जानते थे कि ये बंदा काम का है और ये हमारा काम कर सकता है, इसीलिए इसको नियुक्त किया वापस। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि चलिए सचिन वाजे तो एक पुतला था, ठीक है, उन नेताओं का जिनका नाम इसने लिया है, जिनके ऊपर अभी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये जो 100 करोड़ महीने का मांग रहा था, कोई 50 करोड़ महीने का मांग रहा था, ये 50 करोड़ 100 करोड़ जो है कि बार वाले से वसूले जाते, गुटके वाले से वसूले जाते हैं, ये जो वसूला जाता ये किसके पॉकेट से जाता? क्या बार वाले अपने पॉकेट से देते क्या पैसा? कभी नहीं, ये सारा आपके पॉकेट से ही इनडायरेक्टली लिया जाता किसी तरह से भी। ठीक है, तो ये जितना नेताओं के पास ये पैसा पहुंचता इनडायरेक्टली, वो सब आपके पॉकेट से ही पहुंचता, क्योंकि कोई अपने पॉकेट से 100 करोड़ का महीना पूरा करके नहीं दे सकता है, वो बिक जाएगा। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो आप, क्योंकि बार कौन यूज़ करता है? आम जनता ही करती है कि नहीं? जो अपर क्लास है उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन असली फ़र्क किसको पड़ता है? अगर आप किसी बार में जाओ और एक बियर की बोतल 100 का 150 रुपये हो गया तो 50 रुपये किसकी जेब से कट रहा है? आपके जेब से ही तो कट रहा है ना? तो जो भी ये वसूली थी वो एक्चुअली आपके जेब से होनी थी। तो मेन सेक्शन पे आते हैं। आज के गुनहगार को, जो असली गुनहगार है उसको एक्सपोज करने वाला हूँ। वो असली गुनहगार हैं वो लोग जो वैसी पार्टियों को, वैसे नेताओं को वोट करते हैं कि वो अपना सरकार फॉर्म कर सकें। आपको भी पता होता है, जो लोग वोट करने जाते हैं उनको पता होता है कि वो नेता कैसा है, चाहे वो पार्टी कैसी है, फिर भी वोट करते हैं। तो मीडिया जो है वो बस खबरें दिखाती रहेंगी, ठीक है, और कोर्ट जो है वो सबूतों के बिना पे किसी को कन्विक्ट कर देगी। लेकिन इन सब के बीच में जो छूट रहा है वो है कि असली गुनहगार वो लोग हैं जो ऐसी सरकार चुनते हैं जो इनडायरेक्ट या डायरेक्टली करप्शन का ही स्कोप जिनका रहता है। ठीक है, तो ये अंडरवर्ल्ड की तो फिर ज़रूरत ही नहीं। मुंबई में जब वसूली नेता ही करने लगे तो अंडरवर्ल्ड की ज़रूरत ही नहीं। और जब अंडरवर्ल्ड के लोग जान जाएंगे कि जब नेता वसूली कर रहे हैं तो उनका भी मनोबल उतना ही बढ़ेगा, वो लोग भी आगे बढ़ चढ़कर क्राइम में हिस्सा लेंगे। तो अगर देखिए, अब तो जितना लूट गया सो लूट गया। अब मेरा तो सलाह ये है कि अब तो आंदोलन कर दो और महाराष्ट्र की सरकार गिरा दो, ताकि बाकी साल का जो लूटना है वो बंद हो जाए। अगर आपको चाहिए, क्योंकि जितनी भी अभी ये जो गठबंधन की जो गवर्नमेंट अभी महाराष्ट्र में चल रही है, वो आप भी असली बात जानते होंगे कि ये कितनी काम की गवर्नमेंट है और आपके लिए कितना काम करेगी। मेरे ख्याल से ना पाल घर भूले हो गए, ना कोरोना का महाराष्ट्र में मिसमैनेजमेंट। बाकी राज्यों की तुलना में जो मिसमैनेजमेंट, जो प्रवासी लोगों के बीच उथल पुथल मचाया गया, उससे ज़्यादा किसी राज्य में वैसी हालत नहीं हुई। और उसके कारण क्या है, पटरियों पे बहुत लोग कट भी गए थे, वो भी याद होगा एकदम बुरी तरह से। साथ ही साथ अपने ही लोगों से
फिरौती मांगना, मतलब कि सरकार अपने ही लोगों से, सरकार के अंदर के कुछ मंत्री फिरौती मंगवा रहे हैं, तो कितना अच्छा मैनेजमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है वो तो आपको दिख ही रहा है। आने वाले समय में और क्या क्या लूट कांड मचने वाला है उसका आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, और अंदर ही अंदर कितना मच चुका होगा। जब आप करप्ट गवर्नमेंट चूज़ कीजिएगा, करप्ट लोगों को चूज़ कीजिएगा, तो वो करप्शन के शिकार आप लोग ही होइएगा। तो जब भी आप वोट करने जाते हैं ना, तो समझदारी से वोट कीजिएगा, थोड़ा अपना निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के वोट कीजिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया को एज अ ग्लोबल लेवल पे देख के वोट कीजिए। सिर्फ मान लीजिए एक राज्य के डेवलप हो जाने से पूरा भारत कभी डेवलप नहीं होगा। अभी बंगाल में भी इलेक्शन चल रहा है, तो आपको बंगाल के लोगों से भी यही गुजारिश है कि जब भी आप गवर्नमेंट को चूज़ करने जाते हो, जब भी आप वोट करने जाते हो ना, तो थोड़ा रीजनलिज्म से ऊपर उठ के वोट करो। मुझे याद है मेरे एक दोस्त से मेरा एक डिस्कशन हो रहा था, तो वो बीजेपी, उस समय भी इलेक्शन था, इसके पहले वाले इलेक्शन के समय डिस्कशन हुआ, तो वो बीजेपी को इसलिए नहीं आने देना चाहते थे क्योंकि बीजेपी के आने से जो काला धन है उसका मतलब मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता जो बिजनेसमैन है उनके लिए, ठीक है। तो अभी क्या है, वो चीज़ वहाँ पे इजी है थोड़ा, तो इसीलिए वो लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते थे। बाकी आप रिलीजन का जानती हो कि रिलीजन का क्या स्कोप है बंगाल में, घुसपैठियों का क्या स्कोप है बंगाल में। तो इन लोगों का एक गुट है जो प्रॉपर उसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है जो गवर्नमेंट इनको पनाह देती है। और होता क्या है कि जब आप ऐसी गवर्नमेंट चूज़ करेंगे जो क्राइम के बलबूते या जो करप्शन के बलबूते कुर्सी पे बैठी है, तो वो करप्शन आपसे भी करेगी, क्योंकि वो करप्शन के बलबूते ही बैठी है। तो जब भी आप वोट करें तो कास्टिज़म, रीजनलिज्म और रिलीजन से थोड़ा ऊपर उठ के वोट करें, ठीक है। और क्योंकि क्या होता है ना कि इनडायरेक्ट तो करप्शन हमेशा चलता रहता है, लेकिन जो डायरेक्ट करप्शन है ना वो तुरंत समझ में नहीं आता, थोड़े दिन बाद समझ में आता है। जैसे कि आप बिहार का एक एग्जाम्पल लीजिए, लालू यादव की सरकार बिहार में करीबन 15 साल थी, लोगों को उस समय खास समझ में नहीं आया, लेकिन आज बिहार को समझ में आता है कि वो बाकी देश के राज्यों से कितना पीछे रह गया, उस 15 साल में कितना कुछ बिहार के हाथ से छूट गया। तो वो क्या था कि डायरेक्ट एक तरह से बिहार का लॉस था जो उस समय नहीं समझ में आया, थोड़े दिन बाद बिहार को समझ में आया। तो फिर भी देखिए, फिर भी इतनी बड़ी नाकामी है राज्य की कि इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है आरजेडी, तबकि लोग जानते हैं कि वो पार्टी आएगी तो सिर्फ करप्शन ही अपने साथ लाएगी। तो क्यों उनको वोट पड़ा बिहार में? सबसे बड़ा उसका वजह है क्या? कास्टिज़म, रिलीजन, ठीक है। क्योंकि कुछ है रिलीजियस एस्पेक्ट है कि कुछ लोगों का जो मतलब कि बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, और कुछ कास्टिज़म है। तो ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी के सपोर्ट में हूँ, बीजेपी में भी बहुत ऐसे ऐसे नेता हैं जिनको मैं पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन क्या है कि जो महागठबंधन की जो सरकार है, पूरी महागठबंधन है, उसमें सिर्फ एक ही पार्टी है जो अच्छा काम करती है, वो है आम आदमी पार्टी। बंगाल की जो स्थिति है ना वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। पता नहीं कैसे बंगाल के लोग अपने गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड है। बंगाल नीड्स चेंज, ठीक है। तो जब भी वोट करने जाइए समझदारी से सोच समझ के वोट कीजिएगा। कास्टिज़म, रिलीजन और रीजनलिज्म से थोड़ा ऊपर उठ के वोट कीजिएगा। आप सबका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।